ऑनलाइन सुनाई दे रहा अम्मा? Yes, sir. Okay, we'll start Newton's laws of motion today. We'll study the topics relating rigid bodies. Tomorrow we'll study variable masses like rocket, water flowing through a pipe, bullets coming through, ऐसा जो वेरिएबल मास चेंज होता सिस्टम का वो कल देखेंगे. आज जो है ना रिजिड बॉडीज का देखेंगे. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन 3 है, मालूम है आप लोगों को. एक्चुअली सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं. सेकंड लॉ क्या बोलता? न्यूटन सेकंड लॉ नो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? Force applied on a body is equal to rate of change of momentum. Force applied on a body is equal to rate of change of momentum. तो क्या आता वो? F equals to, अच्छा ये F क्या है? नेट फोर्स है. F क्या है? नेट फोर्स. अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स जीरो हो रहा तो नेट फोर्स जीरो लेते. तो ये F क्या है? नेट फोर्स है. सो नेट फोर्स इज व्हाट? इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो कैसा लिखते हैं? F इक्वल्स टू dp by dt. तो P क्या होता है यहाँ पे? मोमेंटम ऑफ बॉडी होता. P क्या है? मोमेंटम ऑफ बॉडी. तो P क्या लिख सकते हैं आप? P इक्वल टू mv, मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. और आप लोगों को मालूम प्रोडक्ट रूल कैसा लगता? ठीक है, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कैसा लगता? प्रोडक्ट रूल कैसा लगता बोलो? तो F इक्वल टू क्या आता? d by dt ऑफ mv. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना पड़ता. तो क्या आता? पहले एक को कांस्टेंट लेके दूसरा डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते, प्लस दूसरे को कांस्टेंट लेके पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते. तो ये क्या आता? v dm by dt प्लस क्या आता? प्लस m dv by dt. m dv by dt आता. तो फॉर ए बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास, अगर मास चेंज नहीं हो रहा, इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, क्या होता? M dv by dt. dm जीरो हो जाता. तो F इक्वल टू क्या आता? तो F इक्वल टू m dv by dt आता. बट व्हाट इज dv by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन होती बॉडी की. तो लास्ट में क्या आता रिजिड बॉडीज के लिए? F इक्वल्स टू m में आता. तो दिस is mostly used or this is always used for rigid bodies. rigid bodies है तो F is equal to m में यूज करते हैं आप फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है. ओके. Now in the absence of external force, in the absence of external force, or when the net force is zero, net force on the body is zero, तो क्या लिख सकते हैं अपन? F equal to zero लिख सकते हैं. So if net force is zero, net force is zero, क्या बोल सकते हैं आप? F इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं. तो ma इक्वल टू जीरो आता. ma जीरो कब आता? जब a जीरो रहता, क्योंकि मास तो जीरो नहीं रहता. मास भी कभी कभी जीरो रहता. फॉर एग्जांपल पुलिस वगैरह में देखेंगे हम लोग, मासलेस पुली लेते हैं हम लोग, तो उसमें जीरो आता. ठीक है. तो a इक्वल टू जीरो आता है यहाँ पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a इक्वल टू जीरो? Constant velocity. दैट मींस a मस्ट बी जीरो इंप्लाइज क्या? v मस्ट बी कांस्टेंट. ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ से आ गया फर्स्ट लॉ. क्या? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी मेंटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, और इफ इट इज एट रेस्ट इट स्टेज एट रेस्ट. इफ इट इज मूविंग विद 5 मीटर्स पर सेकंड इट विल कीप मूविंग विद 5 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली is one of the conclusions of the second law. ये फर्स्ट लॉ है एक्चुअली गैलीलियो दिया. ठीक है. खैर उसमें नहीं जाता मैं, क्या एक्सपेरिमेंट था आप लोगों को मालूम होगा. वो जो है ना मार्बल छोड़ता एक हाइट से, तो वही हाइट पे वापस आता, वो वाला एक्सपेरिमेंट. ठीक है. और थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. समझ गए? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल बॉडी है, बॉडी बी पे नॉर्मल रिएक्शन n लगा रही, तो बॉडी भी बॉडी ए पे नॉर्मल रिएक्शन n ही लगाती. अच्छा, दो बॉडीज के बीच में अगर स्ट्रिंग लग के है, तो अगर पहली बॉडी दूसरे बॉडी को जो है ना टेंशन T से खींच रही, तो दूसरी बॉडी पहले बॉडी को टेंशन T से खींचती. तो ये क्या है? थर्ड लॉ है. थर्ड लॉ क्या है?
एक्शन रिएक्शन का है। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन का है। और सेकेंड लॉ क्या है? यही है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ मैथमेटिकली क्या है? इफ f इक्वल टू 0, इफ f इक्वल टू 0 देन v इज कांस्टेंट। ये है आपका फर्स्ट लॉ। ये है आपका ये फर्स्ट लॉ है। ये क्या है? ये फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ है ऐसा, ठीक है? दिस इज फर्स्ट लॉ, ठीक है? अब ये तीन लॉस यूज करके, एक्चुअली दो लॉस, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ यूज होता, फर्स्ट लॉ जनरली नहीं यूज होता। ये दो लॉस यूज करके आप कौन सा भी प्रॉब्लम कर सकते हैं रिजिड बॉडीज का, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे। ये पहला प्रॉब्लम है, देखो ये पहले प्रॉब्लम में तीन ब्लॉक्स है, तीन ब्लॉक्स है। किस पे है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। किस पे है? तो स्मूथ बोल के अगर लिखे है तो समझ जाओगे फ्रिक्शनलेस है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शनलेस है। पहले बॉडी का मास 4 kg, 4 kg नहीं 3 kg ले लो, ठीक है? ये 3 kg है, ये 2 kg है, और ये 5 kg है, ठीक है? और इस पे फोर्स लगा रहे 1000 न्यूटन का। कितना लगा रहे? 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तीन ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव होते हैं या एक ही एक्सेलरेशन से मूव? एक ही एक्सेलरेशन, क्योंकि दैट इज द कांस्टेंट हियर। एक दूसरे पे लग के है, देखो 5 kg पे 2 kg वाला लगा था फोर्स, 2 kg पे 3 kg वाला लगा था। 5 kg वाला आगे नहीं बढ़ सकता 2 kg से, ठीक है? और 2 kg वाला आगे नहीं बढ़ सकता 3 kg से, एक साथ ही जाते, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम रहता। तो वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ फॉर 3 ब्लॉक्स टुगेदर। तीन ब्लॉक को मिला के जो है ना, हम लोग क्या लगाएंगे? न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाएंगे। तो मैं ये कट कर ले रहा हूँ, इधर लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द सिस्टम क्या होता? सिस्टम का F 1000 है इक्वल टू m, टोटल मास क्या है? 10, 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू तीनों का एक्सेलरेशन कॉमन है इसलिए a ले रहा हूँ। तो a क्या आता बोलो? Therefore 100। a equals to 100 meters per second square। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक? व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक? ये कैसा निकालते हैं? अगर ये N1 लिए नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी N1 रहता। डू यू अग्री? तो ग्रीन कलर में है तो ग्रीन कलर में लिखेंगे। तो ये N1 है तो ये भी N1 रहता। डू यू अग्री? क्यों? कहां से आया ये दोनों इक्वल? हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर 3 kg वाला N1 लगा 2 पे, तो 2 kg वाला 3 kg पे ऑपोजिट डायरेक्शन में N1 लगा था, ठीक है? अब खाली 3 kg वाले पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ 3 kg वाले पे लिखेंगे। कैसा लिखते हैं? एक्सेलरेशन के साथ के फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट के नेगेटिव लेते हैं। अब एक्सेलरेशन राइट में आया लेफ्ट में आया? इसका राइट में, क्योंकि फोर्स भी राइट में है। तो एक्सेलरेशन क्या है इसका? राइट में आया, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे ए। इसका एक्सेलरेशन राइट में आया, ठीक है? तो तीनों का ए है, ठीक है? तो 3 kg के लिए फॉर 3 kg ब्लॉक क्या लिखते हैं? नेट फोर्स क्या है ए के डायरेक्शन में? 1000 माइनस N1 है कि नहीं? 1000 एक्सेलरेशन के साथ है, N1 एक्सेलरेशन के अगेंस्ट है। क्या बोले? 100 लिखे। अच्छा, 1000 माइनस N1 ये नेट फोर्स है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। इक्वल टू क्या आता? m है, तो m है 3 इंटू ए। तो ए क्या आता? ए क्या है? 100 है, तो क्या आ गया ये बोलो? 1000 माइनस N1 इक्वल टू 300। तो N1 कितना आया? 700 न्यूटन। सो आई एम नॉट राइटिंग यूनिट्स इन एवरी स्टेप, टाइम लगता बोल के, बट समझ जाओ यूनिट्स है हर जगह। तो N1 700 न्यूटन है, आ गया। N1 की वैल्यू आ गई, N1 की फाइंड कर लिए। अब N2 की फाइंड करने के लिए 2 kg ब्लॉक को देखो। तो 2 kg ब्लॉक का, अगर 2 kg ब्लॉक को देखे, 2 kg ब्लॉक का क्या है? नेट फोर्स क्या है 2 kg ब्लॉक पे? अच्छा, अगर ये N1 लिए तो ये N2 लेना पड़ता, और इधर N2 रहा तो उधर भी N2 रहता, ठीक है?
तो क्या आता बोलो 2 kg ब्लॉक का, बोलो। तो N1 माइनस N2 आता, इन द डायरेक्शन ऑफ वो N1 माइनस N2 आता, तो N1 माइनस N2, तो क्या आता N1 माइनस N2 बोलो। 500 नहीं, N1 माइनस N2 पहले क्या आता, इक्वल टू MA, M क्या है 2 kg है उसका, 2 kg ब्लॉक का 2 इंटू A, ठीक है। तो क्या आता N1 कितना है 700 700 माइनस N2 फाइंड करना है, इक्वल टू 2 इंटू 100, 200 आता, 100 तो N2 कितना आता 500 N2 इक्वल्स टू 500 आता, N2 इक्वल्स टू 500 न्यूटन आता। एक और तरीका है ये करने का, देखो 5 kg 2 kg 3 kg तीनों जो है ना 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं, ठीक है। 5 kg पे 5 kg को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, N2 है, सोनली N2, N2 के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा 5 पे। तो 5 जा रहा है 100 से, तो उसको मूव करने के लिए 100 से कितना फोर्स रिक्वायर्ड है 500, 5 इंटू 100, तो N2 मस्ट बी 500, ठीक है, N2 मस्ट बी 500, ठीक है। N1 पे किसकी जिम्मेदारी है, N1 पे 2 और 5 दोनों की है, N1 पे किसकी जिम्मेदारी है 2 और 5 दोनों की, N2 अंदर का आता, अंदर इंटरनल फोर्स हो जाता वो, ठीक है। देखो भाई ये जो N2 है, N2 पे 5 kg की जिम्मेदारी है, ये जो N1 ढकेल रहा, दोनों को ढकेल रहा, क्योंकि N2 N1 का पार्ट है, N2 N1 का पार्ट है, तो ये कितने kg से 7 kg है, तो 700 न्यूटन आता, N1 क्या आता 700, समझ में आया। देखो 1000 का पार्ट N1 है, N1 का पार्ट N2 है, ठीक है। 1000 में से 300 3 kg वाला खा लिया, बचा 700, वो ट्रांसमिट हो गया। 700 में से 200 2 kg वाला खा लिया, बचा 500, वो उधर ट्रांसमिट हुआ। ऐसा फोर्स जो है ना थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वन ब्लॉक इज पुशिंग द अदर ब्लॉक, तो नॉर्मल रिएक्शन आता। एक और टाइप का प्रॉब्लम रहता है जिसमें ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहते हैं, ब्लॉक्स किससे कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग से कनेक्ट होके है तो क्या करें, ये देखो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट होके है, जब स्ट्रिंग से कनेक्ट होके है और स्ट्रिंग में टेंशन आना है, तो ऑब्वियसली राइट वाले ब्लॉक को पुल करना पड़ता है, या लेफ्ट वाले ब्लॉक को लेफ्ट पे पुल करना पड़ेगा, राइट वाले ब्लॉक को लेफ्ट पे पुल करना, या राइट वाले को राइट पे, लेफ्ट को लेफ्ट पे, या राइट को राइट पे पुल करना, पुश नहीं करना है। तो क्या होता बीच में जो स्ट्रिंग्स है उसमें क्या आता टेंशन आता, समझ गए। तो टेंशन आता, तो वो टेंशन फाइंड करेंगे हम लोग। और देखो एक चीज गौर करो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन के एरो से हमेशा ऑपोजिट साइड रहते, ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन के एरोस है, ग्रीन एरोस अवे फ्रॉम ईच अदर है, टुवर्ड्स ईच अदर है, अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इन इधर से पुश कर रहा, उन उधर से पुश कर रहा। टेंशन के जो है ना टुवर्ड्स ईच अदर रहते, मीनिंग क्या है इसकी, अगर यहाँ पे कट करा मैं, कट करके अगर स्ट्रिंग्स को दूर हटने से रोकना है, तो आपको राइट वाले स्ट्रिंग को लेफ्ट में खींचना पड़ता है, लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को राइट में खींचना पड़ता है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस, हाउ टेंशन आर रिटन। टेंशन का एरो हमेशा टुवर्ड्स ईच अदर रहता, तो यहाँ पे T1 लेंगे टेंशन, और यहाँ पे T2 लेंगे, सेम मासेस लेंगे। पहला कितना था 3 kg था, ये 2 kg था, और ये 5 kg था। अब फोर्स कुछ और लेंगे, क्या लेंगे फोर्स 100 न्यूटन लेंगे, ठीक है। अब पहले पूरे सिस्टम पे लगाओ, तो सिस्टम पे लगाए तो क्या आता बोलो, F is equals to M. सिस्टम पे F इक्वल टू एम अगर लगाए न्यूटन सेकंड लॉ, तो 100, So that 100 into ठीक है, लिख देंगे F इक्वल टू एम, F इक्वल्स टू MA एम लिख देंगे। तो F कितना आता बोलो 100 100, into 5 is 10. हाँ 100, फोर्स नेट फोर्स 100 है, मास टोटल क्या है 10 kg, और एक्सेलरेशन ए है, तो ए कितना आया 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता। कौन से डायरेक्शन में आता, राइट में लेफ्ट में, Towards the राइट आता, क्योंकि फोर्स भी राइट में लग रहा, ठीक है। तो ए ये डायरेक्शन में आता, ठीक है। अब टेंशन D1 फाइंड करना है, तो बहुत तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि टेंशन D1 पे जिम्मेदारी किसकी है 3 kg की, और 3 kg कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है 30 है, तो आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ अभी,
फिर पूरा जो है ना एक एक ब्लॉक के लिए निकल। T2 पे किसकी जिम्मेदारी है? 2 और 3 kg की दोनों की जिम्मेदारी है। एक्चुअली T1 इज अ पार्ट ऑफ T2, T1 इज पार्ट ऑफ T2 क्योंकि अंदर आता हो, ठीक है। तो T2 कितना आता? 50 न्यूटन आता, अग्रीड। T1 30 आता, T2 50 आता, क्लियर। तो देखो 100 में से 50 जो है ना 5 kg ले लिया, बच गया 50 और T2 है, ठीक है। T2 50 था, 50 में से 20 2 kg वाला ले लिया तो बच गया 30 उधर 3 kg पे ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। तीनों जो है ना एक एक्सेलरेशन से जाते। कितना है एक्सेलरेशन? वो 10 मीटर्स पर सेकंड पे, ठीक है। अब ये भी जो है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, वो भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी स्मूथ सरफेस था, वो भी स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं था, वहां पे भी फ्रिक्शन नहीं था, अग्रीड, ठीक है। अगर फ्रिक्शन है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पहले ये देखना पड़ता कि ब्लॉक्स मूव होते नहीं होते, ठीक है। मूव हुए तो एक तरीके का रहता, मूव नहीं हुए तो एक तरीके का रहता प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, सेम प्रॉब्लम मगर वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं। 3 ब्लॉक जो है ना क्या है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। फिर ये 3 kg है, ये 2 kg है और ये 5 kg है। एक नॉर्मल रिएक्शन N1 ले लेंगे, दूसरा N2 ले लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, तो N1 N2 अगर ले लिए तो फाइंड करना है हम लोगों को क्या, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना, दूसरा क्या फाइंड करना, दूसरा N1 और N2 मालूम करना, ठीक है। अब पहले फोर्स कितना है, नीचे से फोर्स कितना लगा रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल G क्या लेंगे यहाँ पे, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। G क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहले प्रॉब्लम में मैं नीचे से फोर्स 100 न्यूटन लगाता हूँ। कितना? 100 न्यूटन, 100 नहीं, हाँ ठीक है 100 न्यूटन लगाए। जब 100 न्यूटन लगाते हैं इस पे फोर्स, आप लोग एक चीज गेस कर सकते हैं, इस पे नेट फोर्स क्या रहता? 0 रहता। क्यों? mg नीचे लग रहा, F ऊपर लग रहा, ठीक है। तो ये F है, तो नेट फोर्स क्या है? नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स कैसा लिखते हैं? F नेट इक्वल टू, ऊपर के हमेशा पॉजिटिव लो, नीचे के हमेशा नेगेटिव लो, अगर दोनों भी रहा तो F माइनस mg। F माइनस mg क्या आता? 100 माइनस 10, क्योंकि तीनों का मास मिला के 10 है, इंटू 10। तो F नेट क्या है? 0 F नेट इज 0, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। अगर F नेट 0 न्यूटन है तो इट विल नॉट एक्सेलरेट, इट विल स्टे एट रेस्ट। अगर पहले रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहता, पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था तो ऊपर ही जाते रहता, नीचे जा रहा तो नीचे ही जाते रहता, व्हाटएवर इट इज। तो नेट फोर्स तो कुछ नहीं है। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन इजी है फाइंड करना। N1 क्या है? N1 क्या हो जाता? तो N1 पे कितना वेट लग रहा है? N1 पे, N1 के ऊपर कितना है? 5 + 7 7 kg है, तो 7 kg इज रेस्टिंग ऑन सम सरफेस बोले सा। तो कितना आता? N1 इज इक्वल टू 70 न्यूटन आता। N2 कितना आता? N2 के ऊपर क्या रेस्ट कर रहा? 5 kg, तो क्या आता? 50 न्यूटन आता। क्लियर? समझ में आई बात? ओके नेक्स्ट। अगर 100 के बदले 200 लगाए, वेट 100 के बदले 200 लगाए, सेम सिचुएशन, 100 आता है। ठीक है। 100 के बदले यहाँ पे 200 लगाए सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है फोर्स? 200 है। F net तो F नेट क्या होता बोलो? 100 आता है, 100 न्यूटन। 200 माइनस 10 इंटू 10, तो F नेट क्या आया? 100 N1 100 न्यूटन आया। तो नेट फोर्स ऊपर 100 लग रहा, तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ
अप्लाई करो तो क्या आता? बोलो भाई। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 100 इक्वल टू 100 is equal to 10A. 100 इक्वल टू 10A। तो A क्या आता? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया तो तीनों जो है ना एक साथ ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाते, ठीक है? तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता वो ऐसा, एक्सेलरेशन तीनों का क्या है? ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ गए? ये मेंशन करना पड़ता, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? अच्छा, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा तो N1 N2 कैसा फाइंड करते? फ्री बॉडी डायग्राम चूज करो। तो पहले 3 kg ब्लॉक का देखो। 3 kg ब्लॉक का क्या रहता? 3 kg ब्लॉक का बोलो। 140 पर 3 kg ब्लॉक ऊपर कितना फोर्स लग रहा? 200 न्यूटन ऊपर लग रहा 200। नीचे कितना लग रहा? N1। डू यू अग्री? हाँ सर और कुछ लग रहा नीचे? नहीं लगा लग रहा ना, वेट भूल जाते, mg। तो -3 × 10, ये mg है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो रहा तो F -N1 -mg इक्वल्स टू ma। तो ma क्या है? देखो, a के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया फोर्सेस, a के अगेंस्ट जो है नेगेटिव लिया, यही है रूल। ऊपर है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर के फोर्सेस पॉजिटिव लिया, नीचे के नेगेटिव लिया। ए कितना लेते बोलो? ए 10 लेते, तो N1 क्या आ गया बोलो? Therefore N1 इक्वल टू N1 इधर चले जाता। अच्छा, मास कितना था इसका? 3 था। तो 200 - 30 -30, 200 - 60, तो N1 क्या आया? 140 न्यूटन आया। कितना आया? 140 न्यूटन। क्लियर? समझ में आया? N2 के लिए क्या करते? N2 के लिए कौन सा ब्लॉक देते? फॉर N2 2 kg ब्लॉक देखो, 2 kg ब्लॉक। सो 2 kg ब्लॉक अगर देखे, 2 kg ब्लॉक, फिर से 2 kg ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा फोर्स? N1 ऊपर लग रहा, N2 नीचे लग रहा, दिख रहा? हाँ सर वो जो बीच में वाले ब्लॉक पे N1 ऊपर लग रहा, N2 नीचे लग रहा। तो N1 -N2 और कुछ माइनस -m. mg इक्वल्स टू ma। इस बार मास जो ब्लॉक ले रहे हैं उसका लेना ma। तो बोलो क्या है? N1 क्या है? अभी फाइंड करे थे 140, 150. -N2 फाइंड करना है, -mg। m कितना है? 2। 10 इक्वल्स टू 2 × 10। कितना आता? N2। Therefore N2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन 100. 100 न्यूटन। समझ गए? तो N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। क्लियर? ओके, सेम प्रॉब्लम, ये सेम प्रॉब्लम अब फोर्स क्या लगाएंगे? 50 न्यूटन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 50 न्यूटन। तो सिस्टम का देखो क्या है? नेगेटिव में आता शायद तो सिस्टम का क्या है? पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या है? अच्छा, टोटल F इक्वल टू ma। तो F इक्वल्स टू ma लगाएंगे पूरे सिस्टम को। तो F क्या है? ये F नेट है ना? तो F नेट क्या है बोलो? 50 Newton. F माइनस mg इक्वल्स ma। F क्या लेते? 50 50 माइनस मास क्या है पूरा मिला के? 10 इक्वल टू 10 × a। तो a क्या आता बोलो? ये क्या है बता 50 माइनस 100 माइनस 50 बाई 10 -5 meter per second. a क्या आता? 5 मीटर पर -5 आता। क्या आता? -5 -5 की मीनिंग क्या है?
नीचे जा रहा है ये। Retarding. तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे लिख लो, ऐसा एरो डाल के लिख लो 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब सपोज n1 फाइंड करना है आपको, तो 3 kg ब्लॉक को देखो। किसको देखते हैं? 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक को देखो। 3 kg ब्लॉक अगर देखें, 35 आना 35 ठीक, 3 kg ब्लॉक को अगर F इक्वल टू एम में लगाया, F इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए अगर लगाए, तो एफ नेट क्या है बोलो 3 kg ब्लॉक पे सोच के? N1 minus 50 minus N1 mg. N1 माइनस mg माइनस, देखो ए के डायरेक्शन में पॉजिटिव लो फोर्सेस, ए के अगेंस्ट पूरे नेगेटिव लो। तो ए के डायरेक्शन में क्या है बोलो? ए नीचे है, तो ए के डायरेक्शन में n1 है तो पॉजिटिव लिया। mg भी ए के डायरेक्शन में है तो वो भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, n2 कौन सा ब्लॉक ले रहे हैं हम लोग? 3 kg का। अच्छा, f अगेंस्ट है ना, f ऊपर है, 3 kg पे ऊपर है, तो माइनस f इक्वल्स टू एम ए। ये है नेट फोर्स। नेट फोर्स में जब ले रहे हैं आप फोर्सेस, ए के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, ए के अगेंस्ट जो है ना नेगेटिव लेते हैं। ए नीचे है तो नीचे के पूरे पॉजिटिव ले लो, और अगर कोई फोर्स ऊपर है तो नेगेटिव ले लो, क्योंकि ए के अगेंस्ट है। n1 क्या है अभी फाइंड करें, क्या है भाई? अच्छा, n1 फाइंड करना है, तो n1 प्लस mg, m क्या है? 3 है सर, और ये माइनस 50 न्यूटन इक्वल्स टू a फाइंड करे थे ना? नहीं 5 टाइम। देखो हम लोग ले लिए, क्या ले लिया? ए के डायरेक्शन में पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट नेगेटिव ले लिए। वैसा भी कर सकते आप, वैसा भी कर सकते, पूरे ऊपर के पॉजिटिव ले लो, पूरे नीचे के नेगेटिव ले लो, तो एक्सेलरेशन में नेगेटिव लिखना पड़ता, दैट इज आल्सो करेक्ट। वो भी एक्चुअली दैट इज बेटर, बट हम लोग आदत कर लेंगे, क्योंकि पुलिस में जो है ना, पुलिस और ब्लॉक्स में ये ज्यादा यूजफुल रहता। कहीं बोले तो हमेशा नीचे ऊपर नहीं जाते, कभी कभी ब्लॉक ऐसा इंक्लाइन भी जा सकता है, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव उतना वो नहीं होता, मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। इसलिए ए के साथ के पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट के नेगेटिव, खलास। और प्लस माइनस नहीं देखना, प्लस माइनस उतना ही देखना। तो बोलो n1 क्या है? -5 आता है। देयरफॉर n1 क्या है? माइनस नहीं आता n1 कभी भी। कितना आता? 35 न्यूटन आता। ठीक है, अब n2 फाइंड करने के लिए कौन सा ब्लॉक देखते हैं? 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक देखो, तो 2 kg ब्लॉक अगर देखे, फिर से लिखो एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट क्या लेते हैं भाई बोलो? हाँ देखो, ए के डायरेक्शन में n2 है, ए के डायरेक्शन में n2 है, ए के अगेंस्ट n1 है। ठीक है, तो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस mg भी नीचे ही है, इक्वल्स टू ma। तो n2 क्या है भाई बोलो? फाइंड करना है। n1 क्या है? 35 प्लस मास कितना है? 2 kg इंटू 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5। तो n2 क्या आ गया बोलो? 25 न्यूटन आया, बराबर। n2 क्या आया? 25 न्यूटन। समझ में आया? अच्छा, अब लास्ट, ये टाइप का लास्ट प्रॉब्लम करेंगे। सपोज फोर्स लगा रहे नहीं नीचे से, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहता? ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या रहता? 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन क्या रहता है इसका? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। समझ गए? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। अच्छा, n1 n2 क्या रहता बोलो? 0। लॉजिक से बोल सकते हैं 0। अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रा भी करके करे तो 0 ही आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप?
N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 0 न्यूटन आता, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीली फॉलिंग है तो तीनों फ्रीली गिरते रहते हैं, एक दूसरे में क्या रहता है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं रहता, समझ गए? ओके, ऐसी पुलिंग के भी ऐसी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहला फोर्स क्या लिया था मैं? नहीं जी, पहला ये 100 लिया था ना? हाँ ठीक है, ये 200 न्यूटन ले लो, 5 kg, ये क्या है 2 kg, और ये क्या है 3 kg। इसको T1 लिख लो, इसको T2 लिख लो। पहले एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या था 200 माइनस mg। mg क्या है 10 इंटू 10 बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है 10, यही आता ना? अलग अलग तरीके हैं करने के, हाँ यही आता ना? हाँ क्या आता बोलो? A इक्वल्स टू 10 मीटर पर 10 आता। अच्छा 200 लिया मैं, पहले प्रॉब्लम में भी 200 लिया था, सेकंड प्रॉब्लम में 200 लिया, ये 300 ले लो। अलग करना ना कुछ तो भी, सेम करके क्या फायदा बोलो? हाँ क्या आता 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता, क्या आता 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता, ठीक है। अब बोलो T1 T2 कितना आता, थोड़ा सोच के बोलो। T1 पे जिम्मेदारी किसकी है? 5 kg की है, T1 पे 5 kg की जिम्मेदारी है, तो T1 कितना आता? 5 को 20 से ऊपर खींच रहा ना, और नीचे वेट भी लग रहा, ठीक है, करो, करना पड़ता, क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली भी, बोलो T1 माइनस 5 इंटू 10, ये वेट है, इक्वल टू 5 इंटू क्या आता 20, तो T1 क्या आता? T1 क्या आता भाई? 150 न्यूटन, 150 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा T2 का देखो, सर T2 300 क्या बोले? फोर्स अपन अप्लाई करें ना सर, वो है लेंगे। क्या बोले? Acceleration upwards. क्या नेगेटिव? अच्छा ठीक है, ये कैसा आया वो डाउट है आप लोगों को, ये कैसा आया, ये लाइन के नीचे समझ में नहीं आया, हाँ? देखो मैं किसके लिए लगाया ये, मैं 5 kg ब्लॉक पे नहीं लगाया, ये नीचे जो 2 और 3 है ना उस पे लगाया, समझ गए? देखो जो T1 पे जिम्मेदारी है किसकी है, 2 kg और 3 kg ब्लॉक की है, समझ गए? यस सर। देखो भाई, मैं ये पार्ट का कर रहा हूँ, ये पार्ट का, समझ गया कंफ्यूजन क्या है? You are thinking that I am applying it for 5 kg block, but I am not applying this for 5 kg block. I am applying for this. समझ गए? तो T1 पे, अच्छा ठीक है, अब समझ में आता, ये ओके, वही 3+2 कर देंगे, वो समझ में आता, ठीक है। तो ये क्या आता 3 plus 2 into 10 equals to इंटू 3 plus ए क्या है? acceleration 20 है, 20 ए क्या है 20। अब समझ में आया? वो 5 kg लिखे तो कंफ्यूज हो गया शायद, ठीक है। तो T1 क्या आता बोलो? 150 newtons. 150 न्यूटन आता, अग्रीड? ओके नेक्स्ट। अब इसका देखे, इसका देखो, 7 किलो 18 T2 पे किसकी जिम्मेदारी है बोलो? 3 kg की है, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, क्या था बोलो? T2 equals
T2 minus 2. No, sorry, 3. 3 into 10 equal to 3 into 20. 20. तो T2 क्या आता? 60. 3 10 30. 90 Newtons. न्यूटन. 90 न्यूटन. क्लियर? समझ में आया? अच्छा, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये एक लिफ्ट है भाई. क्या है? लिफ्ट. और एलिवेटर है. एलिवेटर में आपको एक वेइंग मशीन है. क्या है? वेइंग मशीन. ये एक वेइंग मशीन है. वेइंग मशीन पे अच्छा, वेइंग मशीन को W बोलेंगे. ये लिफ्ट, ये एलिवेटर को E बोलेंगे. ठीक है. नाउ एलिवेटर बहुत सारे सिचुएशंस में मिल सकती है आपको. रेस्ट पे मिल सकती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही नीचे जा रही एलिवेटर, ये एक सिचुएशन है. और एक सिचुएशन है एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, और एक सिचुएशन है एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स. समझ में आया? क्लियर? ओके. तो ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, उसका वेट एलिवेटर बताता. उसका वेट जो है ना, एलिवेटर बताता. ठीक है. अब अगर वो लिफ्ट रेस्ट पे है, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो वेट जो है ना, जो रियल वेट है वही बताता. क्लियर? अगर एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा तो भी जो है ना, जो वेट है वही बताता. ठीक है. तो सपोज इसका मास, इसका एक्चुअल मास m है. इसका एक्चुअल मास m है. तो इफ एलिवेटर इज एट रेस्ट, at rest or moving with constant, नहीं constant velocity. constant velocity बोले तो क्या? constant velocity मतलब acceleration is 0. तो वेट क्या बताता देखेंगे. तो मगर वेट क्या बताता मशीन? जो नॉर्मल रिएक्शन है वही वेट रहता. ओके. जो नॉर्मल रिएक्शन आदमी पे है ना, वही वेट रहता. क्योंकि जितना नॉर्मल रिएक्शन मशीन आदमी पे डालती, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आदमी मशीन पे डालता. न्यूटन्स थर्ड लॉ से. ठीक है. समझ गए? अब ये आदमी का मास m है. ठीक है. ये आदमी का मास क्या है? m है. तो नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में रहता आदमी पे? तो मैन का देखेंगे हम लोग. फॉर मैन नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? अपवर्ड्स है. तो अब लिखो F net इक्वल्स टू ma. F net इक्वल्स टू ma. अब F net क्या है आदमी पे? बोलो जरा सोच के. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नीचे जो है ना mg है, और आदमी का एक्सेलरेशन क्या है जी? 0. तो क्या लिखते हैं? m इंटू 0. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आता? mg आता. नॉर्मल रिएक्शन क्या आता? mg आता. तो apparent weight इज इक्वल टू रियल वेट. क्या है? apparent weight इक्वल्स रियल वेट. क्योंकि mg बताती मशीन आपको, तो apparent weight इक्वल टू रियल वेट. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है, कॉपी करता हूँ. सेम रहता मगर थोड़ा चेंज आता. ठीक है. तो नेक्स्ट पेज में नाउ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स है. अब क्या है? एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. कब होता है एक्सेलरेशन अपवर्ड एलिवेटर का? बोलो. एक्सेलरेशन अपवर्ड कब रहता लिफ्ट का? जब ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रही लिफ्ट.
और नीचे जाते जाते रुक रही, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन अपवर्ड रहता। समझ गया? स्टार्टिंग अपवर्ड्स, लिफ्ट रुके हैं भाई, नीचे फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं, 0 से ऊपर, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन अपवर्ड रहता। और कौन से सिचुएशन में रहता एक्सेलरेशन अपवर्ड? नीचे जाते हुए जब रुक रही। समझ गए? स्टार्टिंग अपवर्ड्स और स्टॉपिंग डाउनवर्ड्स। इन बोथ केसेस has a upwards. Do you agree? Yes, sir. अच्छा, अब for man n is upwards, ये तो सेम है। अब इक्वेशन में एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते हैं, तो एफ नेट क्या आता है? n माइनस एम जी, मगर इस बार क्या आता? ए की जगह एम ए आता। क्या आता? एम ए आता। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो n इक्वल टू n इक्वल्स टू क्या आता? m इंटू जी प्लस ए आता। इसका मतलब क्या? अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। लिख सकते, इसको ऐसा भी लिख सकते, n इक्वल्स टू एम जी इंटू 1 प्लस ए बाई जी भी लिख सकते। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये प्रॉब्लम कहाँ से करें जी? कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें ये प्रॉब्लम? ये दोनों? नहीं 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 नहीं, लिफ्ट के अंदर नहीं करे। कहाँ से करे? ग्राउंड पे खड़े के करे हम लोग, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करे ये प्रॉब्लम और प्रीवियस प्रॉब्लम दोनों। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, नेक्स्ट। अब ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं आप लोग क्या है। नेक्स्ट पेज। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स कब रहता? बोलो। स्टार्टिंग डाउनवर्ड्स एंड स्टार्टिंग डाउनवर्ड्स एंड स्टॉपिंग अपवर्ड्स। ऊपर फ्लोर पे जब ऊपर फ्लोर में जा रहे हैं आप, रुकने से पहले वेट कम हो जाता। देखो, हाँ सर। या स्टार्टिंग डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे स्टार्ट कर रहे लिफ्ट, जब भी स्टार्टिंग में जो है ना वेट कम हो जाता। इन बोथ केसेस ए इज डाउनवर्ड्स। समझ गए? तो एफ नेट इक्वल टू एम ए, पर एफ नेट क्या लिखते बोलो? एफ नेट ए डाउनवर्ड है ना, तो ए के साथ का पॉजिटिव लेना, ए के अगेंस्ट का नेगेटिव लेना। तो एम जी जो है ना डाउनवर्ड है, तो एम जी पॉजिटिव आता, माइनस एन आता। ठीक है, तो क्या होता बोलो? एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, तो ये क्या आता? जी माइनस ए आता, और ये क्या आता? माइनस आता, और ये क्या आता? लेसर आता। करेक्ट? क्लियर? नाउ जो प्रॉब्लम्स करे ऊपर पूरे कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करे? ऑल द सॉल्यूशंस अबव आर फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड, जो क्या है? इनर्शियल है। क्या है? इनर्शियल है। समझ में आया? अब ये सेम प्रॉब्लम जो है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हैं। अब ये आदमी को कहाँ ठहर के देखे? आप बाहर ठहर के देखे, इक्वेशन लिखे आदमी का, आ गया। ठीक है, आप भी लिफ्ट में जा सकते हैं आदमी के साथ, बाजू ठहर के भी देख सकते हैं, आदमी को देख के भी लिख सकते हैं, क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं, मगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? नॉन इनर्शियल हो जाता। ठीक है, जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉस अप्लाई करते, जब क्या करना पड़ता? सूडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ता। क्या करना पड़ता? सूडो फोर्स।
अब देखो ये सेम प्रॉब्लम जो है ना, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट. ये पूरा निकाल दो. ठीक है, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट कर रहे हैं. तो क्या लिखना है यहाँ पे मैं? फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम ऑफ एलिवेटर. क्या होता भाई? नॉन इनर्शियल हो जाता. क्या हो जाता? फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाता. implies pseudo force has to be considered. समझ गए? ठीक है, pseudo force लगाना पड़ता. समझ गए? क्लियर? तो pseudo force कैसा लगाते? जो फ्रेम का एक्सेलरेशन रहता ना ए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए रहता pseudo force. समझ गए? फॉर एग्जांपल बस में ब्रेक मारा तो बस का एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ है. मगर अंदर आदमी किधर गिरता? आगे गिरता, पीछे गिरता, आगे गिरता. तो सूडो फोर्स हमेशा जो इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन रहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता. दैट मींस इफ acceleration of frame is a, pseudo force on the object inside the frame of mass m is minus ma. समझ गए? अब ये आदमी को देख रहे हैं लिफ्ट में खड़े के, लिफ्ट ऊपर जा रही, तो सूडो फोर्स किधर लगता? नीचे लगता. तो अब फिर से यूज करो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, एफ नेट क्या लगाते आदमी का? बोलो. एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा, एन वेट नीचे लग रहा, एम जी सूडो फोर्स भी नीचे लगता है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है. इक्वल टू सॉरी माइनस एम ए इक्वल टू एम इंटू जीरो. कहीं को आपको तो जीरो पे दिखता ना, आप भी लिफ्ट में है, उन भी लिफ्ट में है, तो आपके रेफरेंस से उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. तो एन इक्वल टू क्या आता? बोलो. एम इंटू जी प्लस एच आता. समझ में आया? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर वैलिड, बोथ मेथड्स आर will give you same result. क्या भी कर लो वही जाता आंसर अगर सही करे तो. ठीक है, सेम जो है ना आप लिफ्ट पे भी लगा सकते. समझ गए? मतलब लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड पे भी लगा सकते हैं, आपको जो है ना आंसर करेक्ट आता. ठीक है, सो यू कैन डू प्रॉब्लम्स फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू विल गेट द सेम आंसर. मगर क्या है, प्लस माइनस में केयरफुल रहना. ठीक है, ओके. अच्छा नेक्स्ट, ये क्या है जी? वेड्ज है. ये फिक्स्ड वेड्ज है. क्या है? फिक्स वेड्ज बोले तो वेट जो है ना जमीन पे स्लिप नहीं होता. समझ गए? चिपका के है, कुछ एडिसिव से लगा के है, क्या भी करो मूव नहीं होता. वेट वेट अपनी जगह है. ठीक है, ऊपर जो है ना ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है? एम. ब्लॉक का मास क्या है? एम. इसका मास एम ले लेंगे, इसका मास है एम. नाउ ये जो ब्लॉक है, ये जो फिक्स वेट है उस पे स्लाइड करता. क्यों? ये जो सरफेस है वो क्या है? स्मूथ है. स्मूथ है. ये जो सरफेस है क्या है? स्मूथ है. स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल. तो अभी ये ब्लॉक का सिचुएशन क्या रहता? इसका मास एम है, इसका सिचुएशन क्या है? बोलो. क्या एक्सेलरेशन से आता डाउन? जी साइन थीटा से आता. कैसा मालूम? इस पे एक ही फोर्स लग रहा एक्सटर्नल, वो क्या है? एम जी. एम जी फोर्स लग रहा बराबर. और कुछ लग रहा फोर्स? बोलो. ये ब्लॉक पे और कुछ फोर्स लग रहा? क्या हो रहा भाई? हाँ, एम जी नीचे लग रहा. और कोई फोर्स लग रहा इस पे? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा. किधर लग रहा नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल टू द सरफेस लगता है ऐसा. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है. एंगल. नो, ये जो फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं बराबर. एक mg लग रहा और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा. अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कोई थर्ड फोर्स नहीं है यहाँ पे क्योंकि स्मूथ है. अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स रहते, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक पैरेलल टू द सरफेस. जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो क्या रहता? बोलो.
ये एक रहता कंपोनेंट, बराबर, और एक क्या रहता, ये रहता। इसको कौन से कंपोनेंट्स बोलते हैं जी? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों रेक्टेंगुलर? उन लोगों को अरेंज करे तो रेक्टेंगल बनता स्लाइड करके, ठीक है। तो ये क्या रहता? mg cos थीटा रहता, और ये क्या रहता? mg sin थीटा रहता। रीजन क्या है? ये एंगल जो है ना वो भी थीटा ही रहता। ये एंगल थीटा रहा तो ये एंगल भी थीटा रहता। कैसा मालूम? इन इससे परपेंडिकुलर है, इन जो है ना इससे परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही रहता। समझ में आई बात? तो ये एंगल थीटा रहता, ये एंगल क्या रहता? थीटा रहता। ये एंगल भी थीटा रहता। समझ गए? हाँ, जो n है ना mg cos थीटा को कैंसिल कर देता, मगर mg sin थीटा को कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या है? mg sin थीटा इज द अनबैलेंस फोर्स, और नेट फोर्स बोल सकते। समझ गए? अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स क्या है? F unbalanced equals to mg sin थीटा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? F net इक्वल टू ma बोलता, बराबर। तो F net क्या है? mg sin थीटा इक्वल्स टू ma। तो a क्या आता? g sin थीटा आता। कहाँ, कौन से डायरेक्शन में आता? हाँ, ये कौन से डायरेक्शन में आता भाई? डाउन द इंक्लाइन प्लेन बोलना। क्या बोलना? डाउन द इंक्लाइन प्लेन। कौन सा सूडो फोर्स? सूडो फोर्स कब लगती? जब आप कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे ठहर के प्रॉब्लम कर रहे तो। मैं तो जमीन पे ठहर के कर रहा हूँ इसका। समझ गए? तो इसका क्या है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, ये प्रॉब्लम में एक और कंक्लूजन क्या कर सकते हैं आप? नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा। समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर बोलो। स्मूथ नहीं है, अब जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ओके, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेट्स। अब बोलो भाई, अब एक्सेलरेशन क्या रहता? बोलो। हाँ, अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या रहता है? क्या बोले? जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहता? बोलो। ये रहता फ्रिक्शन का, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स रहते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक ये, दूसरा, अच्छा फ्रिक्शन के कंपोनेंट जरूरत नहीं है अपने को। हाँ, फ्रिक्शन उधर रहता तो एफ की वैल्यू क्या रहती? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज। तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या आता? mg cos थीटा। तो F इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। कैसा आया? सिंस n इक्वल्स टू mg cos थीटा। अग्रीड?
अभी नेट फोर्स क्या है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो ये क्या होता है? एफ नेट क्या होता है बोलो? mg sin theta minus mu mg cos theta. एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए आता, इक्वल टू एम ए। मगर ये जो कर रहे हैं एक्चुअली करेक्ट नहीं है हमेशा, समटाइम्स इट्स करेक्ट समटाइम्स इट्स रॉन्ग। मैं बोलता हूँ क्यों। इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या आता? g sin theta minus mu जी g साइन cos थीटा theta. माइनस म्यू कॉस थीटा ब्रैकेट में ले सकते। समझ में आया? बट एक कंडीशन है इसके लिए, इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है मालूम? दिस इज ट्रू ओनली इफ sin theta is greater than or equal to mu cos theta, or tan theta is greater than mu, or theta is greater than tan inverse mu। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया? तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है मालूम? करेक्ट स्टेटमेंट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan inverse mu, then A equals to G sin theta minus mu cos theta. If theta is less than tan inverse of mu, then बोलो भाई, then A equals to 0। देखो भाई, नहीं तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आता। क्या ऊपर जाता ब्लॉक? नहीं जाता ना, नीचे क्या आना ना। देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू कम है म्यू कॉस थीटा से, तो ये वैल्यू क्या आती? नेगेटिव आती। नेगेटिव मतलब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, नेगेटिव मतलब ऊपर जाता। ऊपर जाता थोड़ी, नहीं जाता ना। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, या तो रोक के रखता ब्लॉक को, या नहीं तो जितना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा सकता। ठीक है, जब एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता, बट व्हेन एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं रह जाता, कुछ और रहता, फ्रिक्शन लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता, और नेट एक्सेलरेशन 0 रहता। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लुक एट दिस। ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। क्या है? मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। ये मास m1 है और ये मास m2 है। समझ गए? इफ m2 is greater than m1, m2 is greater than m1, then बोलो क्या होता? इन नीचे आता, इन ऊपर जाता। जाता नहीं जाता? और दोनों में रिलेशन क्या रहता? सेम रहता। इसका ए रहा तो ऊपर, इसका भी ए नीचे रहता। समझ में आया? और ए की वैल्यू क्या है मैं डिराइव नहीं करता हूँ, अभी डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या रहती? m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। समझ में आया? अब दोनों के इक्वेशंस लिख के सॉल्व करे तो आता आपको, टी एलिमिनेट कर लेके ये वो करे तो आता। ठीक है, अच्छा टेंशन कितना रहता? 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आता। समझ गए? क्लियर? व्हाट अबाउट दिस?
व्हाट अबाउट द नेक्स्ट दिस थिंग? इसका m1 है, इसका m2 है। ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, m1 जो है ना नीचे लटक रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टेंशन भी मेंशन कर देंगे। कहाँ है भाई टेंशन? कौन सा पेज था, याद है वो? तो यहाँ पे टेंशन जो है ना इधर और इधर, देखो इधर इधर एक टेंशन है, इधर एक टेंशन। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या रहता? टुवर्ड्स ईच अदर रहता। तो इधर भी टी, इधर भी टी, दोनों जगह टी क्यों लिख रहे हैं? हमेशा अगर पुली मासलेस रहा और फ्रिक्शनलेस रहा तो टेंशन दोनों साइड सेम रहता। अगर पुली का मास रहा ना तो दोनों जगह अलग अलग टेंशन लगना पड़ता, क्योंकि टार्क लगाना पड़ता उसको रोटेट करने के लिए। जो रोटेशन में आते पुलिस, उसमें उन लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता, तो उसका जो है ना आप नेट टॉर्क रहना पड़ता। तो T1 T2 अनइक्वल रहता, वहां पे इक्वल रहा तो रोटेट कैसा होता? नहीं होता नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ऐसा है। क्लियर, समझ में आया? अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहता बोलो इसका? इसका ए नीचे रहता, इसका ए राइट पे रहता, बराबर। तो यहाँ पे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा कंडीशन? m1 ग्रेटर देन m2 रहो या लेस देन रहो, फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। इट डजंट मैटर, ऑलवेज m1 नीचे ही आता और m2 राइट में ही जाता, ठीक है। सो m1 ग्रेटर देन m2 और m1 लेस देन m2, इट डजंट मैटर। तो एक्सेलरेशन क्या आता भाई बोलो? हाँ, टेंशन क्या है यहाँ पे? टेंशन क्या है? टी रहता, इक्वल रहता ना टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन टी रहता। नहीं 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 बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टेंशन एरो एक दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करना ना, तो यहाँ पे टेंशन डाउन रहता, यहाँ पे अप रहता, ठीक है। तो बोलो क्या था? नहीं ये बोलो पहले। m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी आता। देखो जो फोर्स खींच रहा वही आता ऊपर। यहाँ पे देखो m1 m2 ए के साथ था, m1 ए के अगेंस्ट था, तो m2 माइनस m1 इंटू जी आया। यहाँ पे m1 एक्सेलरेशन दे रहा, m2 जो है ना कुछ भी नहीं कर रहा, अगेंस्ट भी नहीं है, हेल्प भी नहीं कर रहा एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, उसका वेट कैंसिल हो जा रहा नॉर्मल रिएक्शन से। तो ना एड कर रहा है को, ना अगेंस्ट है के, तो इट विल नॉट कम इन द इक्वेशन। समझ में आया? अच्छा टी क्या आता है यहाँ पे? नहीं आता, नहीं आता, खाली क्या आता है यहाँ पे? टी क्या आता? m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी आता। समझ में आई बात? लास्ट प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम में डिफरेंस समझ में आया ना? लास्ट प्रॉब्लम में m2 a को सपोर्ट कर रहा था, m1 a के अगेंस्ट था, इसलिए एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 आया। यहाँ पे m1 क्या है? हेल्प कर रहा है, मतलब a को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे m2 कुछ भी नहीं कर रहा, देखो ऊपर बैठ के है, मतलब अगेंस्ट भी नहीं है, हेल्प भी नहीं कर रहा, तो इसलिए m2 आया ही नहीं। और टेंशन कितना आया था? इतना आता। अगर होना है तो चेक कर लो आप लोग, टेंशन इतना ही चाहता, चेक करेंगे एक बार। तो देखो m1 के लिए लिखो इक्वेशन, m1 के लिए इक्वेशन क्या है? mg सॉरी m1g माइनस टी, दिख रहा? m1g माइनस टी इक्वल टू, बोलो भाई,
कौन सा है? m1 है, समझ में आया? तो t इक्वल टू क्या आया था? m1a माइनस m1g आता, बराबर। तो t इक्वल टू क्या आता बोलो? m1 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू g माइनस m1g आता, बराबर। बोलो भाई क्या आता? नेक्स्ट क्या आता बोलो? t इक्वल्स टू m1 स्क्वायर, बोलो भाई, माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है, बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर? ये m1 स्क्वायर चले गया, क्या बचा? t इक्वल्स टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। आ गया? तो बेसिकली ये नहीं करना है एग्जाम में, जब पढ़ रहे हैं, जब डिराइव करना है एग्जाम में, ये डायरेक्ट याद रख के करना पड़ता है ये फॉर्मूले, क्योंकि टाइम नहीं रहता एग्जाम में, 1 मिनट में करना रहता ना, तो इक्वेशंस लिख के ये वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसका गेस करके बोलो, इसका, ये m1 है, सॉरी ये m3 है, ये क्या है? m3 है, ये m2 है और ये m1 है। नो आई एम नॉट राइटिंग टेंशन फाइंड करना है तो आप लोग कर लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा करके, खाली एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कंडीशन? m3 इज ग्रेटर देन m1, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा रहता? इधर नीचे रहता, इधर नीचे रहता, इधर ऊपर रहता, और ऊपर रहता और इक्वल रहता ना, और m2 का किधर रहता? इधर रहता, तीनों का इक्वल रहता। क्यों इक्वल रहता? एक ही सिस्टम, क्योंकि कंस्टेंट है तीनों, बराबर। और टेंशन अलग अलग रहते, राइट में एक स्ट्रिंग है, लेफ्ट में एक स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन अलग अलग रहते, t1 t2 फाइंड कर सकते, मगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे खाली। तो एक्सेलरेशन क्या रहता बोलो? m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 m3 प्लस माइनस m1 बाय, वहां से हमेशा पूरे लिखना, m1 प्लस सॉरी m3 m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि m3 सपोर्ट कर रहा था एक्सेलरेशन को, m1 क्या था? अगेंस्ट था, और m2 तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो m2 ऊपर नहीं आता, m2 ऊपर नहीं आता। क्लियर? पर नीचे पूरा मास आता हमेशा, नीचे क्या आता? पूरा मास आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलो, यहाँ पे m1 है, ये m2 है, तो डिपेंड करता किधर साइड आ रहा। इफ m1 is greater than m2 sin theta, if m1 is greater than m2 sin theta, then m1 will move, then m1 will accelerate downwards। समझ गए? if बोलो m1 is less than m2 sin theta, then m1 will accelerate upwards। समझ में आई बात? तो क्या assume करेंगे? let us assume that m1 is greater than m2 sin theta, m1 is greater than m2 sin theta, तो एक्सेलरेशन क्या आता? ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, बोलो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2 sin थीटा बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आता, बराबर। यहाँ पे क्या आता? बोलो भाई, m2 sin थीटा माइनस m1 बाय
M1 plus M2 m1 plus m2 इंटू जी आता, और यहाँ पे भी टेंशन एक ही रहता, टेंशन टी कैसा फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर ले सकते हैं, समझ गए। एक्चुअली टी क्या आता बोल सकते कोई, 2m1m2, तो यहाँ पे टी क्या आता, 2m1m2 साइन थीटा बाई m1 प्लस m2 इंटू जी आता। ये बेसिकली जो फर्स्ट केस था ना वैसी है केस, मगर थोड़ा जो है ना एक साइड इंक्लाइन प्लेन पे रहने से एक कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा नॉर्मल रिएक्शन से। कौन सा, mg cos थीटा कैंसिल हो जा रहा है, mg sin थीटा अनबैलेंस्ड है, तो द प्रॉब्लम कन्वर्ट्स इनटू दैट, उतना ही समझ गए। m1 जाके m1 sin थीटा आ जाता है, उतना ही, ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम में बोलो, ये m1 है, ये m2 है, बोलो भाई, ये भी बोल सकते, डिपेंड करता इफ m1 क्या है जी, sin बीटा इज ग्रेटर देन m2 sin अल्फा, देन m1 will move, बोलो जी, डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। कौन सा इंक्लाइन प्लेन, उसका जो इंक्लाइन प्लेन है वो, ठीक है। और ये क्या था बोलो, बोलो भाई, m2 sin बीटा, हाँ m1 sin बीटा, अच्छा 1 को बीटा लिया, 2 को अल्फा ले लिया, चलता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। m1 sin बीटा माइनस m2 sin अल्फा बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्चुअली करेक्ट बोले तो 1 को अल्फा लेना, 2 को बीटा लेना, वैसे ही करेंगे, नहीं तो चलता, जो भी है क्या करने का है, जैसा दिया वैसा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था बोलो, लेस देन आता, ये अप हो जाता, राइट, अप द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता, हाँ वही, इन बाद में आता, इन पहले आता, ठीक है। और टेंशन कितना आता बोलो, टू m1 m2 sin अल्फा sin बीटा बाय m1 प्लस m2 इंटू, क्लियर। ये वाला बोलो आंसर क्या है, अरे गलत गलत उतारा, एक और ब्लॉक लेना पड़ता हूँ। अच्छा ये तो सेम इसके ऐसे ही आता, मालूम ना, ये जो है इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर एग्जैक्टली सेम रहता है, इसका कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा पुली है, थोड़ा सा फिर के आ रहा होता है। मगर अगर यहाँ पे एक और ब्लॉक है, यहाँ पे एक और ब्लॉक है और मास अलग अलग है, तो आपको अलग अलग करना पड़ता, हाँ मासेस देना पड़ता। ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। m1 m2 और ये m3 है। अब बोलो, डिपेंड करता अगेन ऐसा, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता, ठीक है। ये पूरा ले लेंगे, मगर आंसर अलग आता, कंडीशन सेम है, आंसर अलग आता। क्या आता बोलो, समझ में आया ना, ठीक है। मगर यहाँ पे टेंशन दो रहते, उसके लिए याद रख के फायदा नहीं है, कई बोले तो नहीं याद रख सकते होते फॉर्मूले, एक एक्स्ट्रा स्टेप करके F इक्वल टू m है, आप टेंशन भी मालूम कर ले सकते, ठीक है। समझ में आया, क्लियर।
ओके अच्छा सपोज देखो सपोज सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा है सिचुएशन। सिचुएशन ऐसा है, इसका मतलब क्या? मूवेबल पुली है, ठीक है। तो क्या करते, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ सकता, दोनों ब्लॉक्स का। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे और एक ब्लॉक लग के है। अच्छा कितने स्ट्रिंग्स है ये प्रॉब्लम में? कितने स्ट्रिंग्स है? 3 है 4 है? देखो ये एक है, अलग अलग कलर ले लो, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है, एक पिंक कलर का है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? एक्सेलरेशन अलग अलग रहता, एक्सेलरेशन अलग अलग रहता किसका? M1 और M2 का। डू यू अग्री? रीजन क्या है? रीजन क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल M1 अगर नीचे आया, कितने से नीचे? अच्छा एक और बात, कौन सा नीचे जा रहा कौन सा ऊपर आ रहा, अगर आप रॉन्ग में लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करेक्ट लिए तो आंसर आपका ए पॉजिटिव आता। अगर आप रॉन्ग एज्यूम करें तो आपका आंसर क्या आता? नेगेटिव आता। तो समझ जाना कि जो एज्यूम करे थे उसका ऑपोजिट है डायरेक्शन, क्योंकि जब सिंगल मतलब सिंपल नहीं रहता सिचुएशन, उतना इजी नहीं रहता गेस करना क्या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आता हो, पढ़ाते पढ़ाते आता, पढ़ते पढ़ते नहीं आता हो, समझ गए? कुछ साल से देख रहे देख के बोल सकते, ठीक है ये नीचे ही जाता, मास और सिचुएशन देख के बोल दे सकते। मगर आपको एग्जाम में जो है ना जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकते आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे M1 नीचे जा रहा बोल के एज्यूम करो, M1 नीचे जा रहा बोल के अगर एज्यूम करे तो M2 किधर जाता? ऊपर। वो तो सिंपल है, M1 नीचे आया तो M2 ऊपर जाता। पर एक्सेलरेशन ए से जाता या नहीं जाता वो नहीं मालूम अपने को, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना, इमेजिन M1 अगर X से नीचे आया, M1 क्या है? X से अगर नीचे आया तो M1 कितने से नीचे आया? X से नीचे आ गया, तो उसके ऊपर जो पुली लगी हुई है वो भी X से नीचे आती ना। मगर वो पुली ऊपर की X से नीचे आने के लिए इधर इधर और इधर X और X एक्स्ट्रा 2X जो है ना, येलो स्ट्रिंग की जरूरत है आपको, समझ गए? देखो अगर ये पुल्ली जो है ना X से नीचे आ गई तो ये ब्लॉक भी X से नीचे जाता, मगर ये पुल्ली अगर X से नीचे आ गई, ब्लॉक X से नीचे आया तो पुल्ली भी X से नीचे आई, तो एक्स्ट्रा येलो स्ट्रिंग की कितनी जरूरत है? इधर X और इधर X की जरूरत है, बराबर। इधर से तो निकल के नहीं आता क्योंकि फिक्स होके है। कहाँ से आता? वो जो M2 है वहां से आता, तो M2 को ऊपर कितना जाना पड़ता? 2x। समझ में आई बात? तो M2 को ऊपर 2x जाना पड़ता। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका क्या रहता? 2x। वैसा देख लेना, पुल्ली को मूव करके देखना कि पुल्ली अगर नीचे मूव हुई तो उधर से वो ब्लॉक कितना ऊपर उठ रहा। अगर x मूव हुई, 2x मूव हुआ, x मूव हुई नीचे, 2x मूव हुआ ऊपर, समझ गए? वैसा वैसा भी हो सकता है क्या? ये हाँ उल्टा भी कर सकते, उल्टा भी कर सकते। अगर M2 को X से ऊपर छोड़े, ऊपर हटाए तो M1 X/2 से नीचे आता, ठीक है वैसा भी देख सकते। बट ऐसा देखना इजी रहता, अगर M1 X से नीचे आया तो 2X जो है ना M2 के पास से खींच लेता उन्हें। तो अगर ये X है वो 2X है तो इसकी वेलोसिटी v रहती, उसकी वेलोसिटी 2v रहती, इसका एक्सेलरेशन a रहता, उसका एक्सेलरेशन 2a रहता, क्योंकि
डेरिवेटिव एक बार निकाले, दो बार निकाले, समझ गए? अब इक्वेशन लिखो। अब ये टेंशन कितना लेते? ये टेंशन कितना लेते? टी ले लो। हाँ ठीक है, वैसा भी वो t/2 ले सकते। अच्छा ये 2t ले लो। अच्छा पहले ये t ले लो। ये येलो कलर के स्ट्रिंग में कितना है टेंशन? हर जगह t रहता, t t t t t। और ये पिंक वाला कितना रहता? 2t। कैसा मालूम 2t? क्योंकि पुल्ली मासलेस है ना। पुल्ली क्या है? मासलेस है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? F इक्वल्स टू ma बोलता। मासलेस है मतलब m क्या हो गया? 0 हो गया। F इक्वल टू 0। मासलेस हुआ तो F 0 हो गया, तो उस पे ऊपर का और नीचे का सेम रहना टेंशन, समझ गए? तो अगर नीचे का T1 ले लिए, ऊपर का T2 ले लिए, तो क्या आता? 2T2 इक्वल्स टू T1 आता। तो अगर T1 T है तो T2 क्या आता? 2T आता, समझ गए? ऐसा क्लियर? तो वो है देयरफॉर T एंड 2T। क्लियर? अब इक्वेशन लिखो, मास m1 के लिए लिखो। तो m1 का क्या आता बोलो? m1g minus 2t equal to m1a। agreed? this is for mass m1। m2 के लिए क्या रहता बोलो भाई? m2 के लिए t a के साथ का पॉजिटिव, a के अगेंस्ट का नेगेटिव, माइनस m2g इक्वल्स टू बोलो भाई m2 इंटू 2a। अब सॉल्व कैसा करते? एलिमिनेट t। क्या करते? एलिमिनेट t करो। कैसा करेंगे एलिमिनेट t? इजी है, सेकंड इक्वेशन से ले लो t क्या है। सेकंड इक्वेशन से क्या आता? t। सेकंड इक्वेशन से t क्या आता? t इक्वल्स टू m2g प्लस 2m2a। ये क्या करते हैं? लेके फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो क्या आता बोलो? बोलो भाई m1g माइनस 2 इंटू m2g प्लस 2m2a इक्वल्स टू m1a। अब आ गया, बोलो क्या करना? m1g माइनस 2 m2g प्लस 4m2a इक्वल्स टू m1a। तो a के पूरे एक साइड ले लो, g के पूरे एक साइड ले लो, तो क्या आता बोलो? क्या बोले? माइनस माइनस बोलो भाई m1 माइनस 2m2 इंटू g इक्वल्स टू m1 प्लस 4m2 इंटू टाइम से। तो ये क्या आ गया बोलो? ये क्या आ गया बोलो भाई? m1 माइनस 2m2 इंटू g ठीक है। तो ये क्या है? ये आंसर है आपका एक्सेलरेशन। किसका है ये? किसका एक्सेलरेशन है? ये किसका था? m1 का था। ये किसका था? m1 का। तो m2 का कितना रहता? 2a रहता, राइट? तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? ये किसका था भाई? m1। एक्सेलरेशन ऑफ m1 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 क्या रहता?
2 m1 minus 2 m2 into g by m1 plus 4 m2. क्लियर? ऐसा करते हैं। अच्छा, ये जो इसका a था उसका 2a था ना, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कैसा निकालते हैं? इमेजिन करके बना लेना कंस्ट्रेंट। थोड़ा मूव करके देखना है एक ब्लॉक को x से, तो वो कितना मूव हो रहा, 2x हो रहा, 3x हो रहा, x/2 हो रहा। अकॉर्डिंगली जो है ना, इसका a लियो तो उसका 2a, इसका a लियो तो उसका a/2, इसका a लियो तो उसका 3a, ऐसा ले सकते। समझ गए? ठीक है, क्लियर? समझ में आ? अच्छा, एंगल पे रहे तो क्या करते? एंगल पे रहा तो नहीं, एंगल बोले तो ऐसा, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसा ऐसा कनेक्ट होके ऐसा, समझ गए? एक एंगल पे ऐसा, जब क्या करते? समझ में आया क्वेश्चन? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ये, ठीक है? इसका मास m2 है, इसका मास क्या है? m1। तो अब क्या करते? इसके लिए थीटा देना जरूरी है। क्या जरूरी है? थीटा। कौन सा थीटा? ये, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग आंसर आता, थीटा पे डिपेंड करता आंसर। समझ में आई बात? तो ये एंगल क्या देता? थीटा। ये एंगल क्या देता? थीटा देता। ये एंगल देता थीटा। अब कैसा करते? थोड़ा गौर करो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, इजी है। देखो, ये जो m1 है उसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता, देखे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता, दिख रहा? और ये राइट एंगल ट्रायंगल में दो है, एक x है, ये y है, और ये r है। x is horizontal side, y is vertical side and r is hypotenuse। तीनों में रिलेशन मालूम क्या है? x square plus y square equals to r square। now जैसा मास m1 मूव होते रहता, वैसा क्या बदलता? x बदलता, r भी बदलता, मगर y कांस्टेंट रहता। डू यू एग्री? क्योंकि पुल्ली जो है ना कहीं फिक्स होके है, ऐसा ये पुल्ली जो है ना फिक्स होके है, ये पुल्ली फिक्स होके है, तो पुल्ली मूव नहीं होती, इसलिए y भी मूव नहीं होता, सरफेस भी मूव नहीं होता, तो y की वैल्यू कांस्टेंट रहती। तो यहाँ पे y क्या है? ये कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेट, इसका डिफरेंशिएशन जब करते क्या आता? बोलो डिफरेंशिएशन। 2x dx by dt plus 0 equals to 2r dr by dt। समझ में आए बात? क्या कैंसिल हो जाता? 2 कैंसिल हो जाता, क्या बचा बोलो? x dx by dt equals to r dr by dt। समझ में आया? बट dx by dt को क्या लिख सकते हैं अपन? dx by dt इज वेलोसिटी ऑफ m1, दिख रहा? जैसा x चेंज हो रहा वैसा m मूव होता, तो वेलोसिटी ऑफ m1। समझ में आई बात? देखो, x जैसा चेंज हो रहा वैसा m बाजू जा रहा, तो dx by dt इज वेलोसिटी ऑफ m1। एंड व्हाट इज dr by dt? इट इज वेलोसिटी ऑफ m2। देखो,
जितना हाइपोटेन्यूज छोटा होते जाता उतने स्पीड से M2 नीचे उतरते जाता। समझ गए? देखो ये जितने जितने रेट से ये चेंज होता है उतने रेट से ये नीचे उतरता। तो dr/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ M2 है, तो इक्वल टू क्या आता? R इंटू वेलोसिटी ऑफ M2। समझ गए? अब दोनों में रिलेशन आ गया अपने को। क्या है? वेलोसिटी ऑफ M1 इंटू x/r इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ M2। वेलोसिटी ऑफ M2। x/r क्या है भाई बोलो? cos थीटा है, दिख रहा? x/r क्या है? cos थीटा है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? इतना सब करने के बाद क्या आया? Vm1 cos थीटा इक्वल टू Vm2 आ गया। ये आने के बाद और एक बार अगर डेरिवेटिव लिखे तो एक्सेलरेशन आ जाते। तो एक्सेलरेशन बोलो क्या है? बोलो भाई। तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकाले तो क्या आता? A M1 इंटू cos थीटा विल बी इक्वल टू A M2। समझ में? हाँ, वो पर्टिकुलर cos थीटा के टाइम पे क्या रहता बोल रहा हूँ। वो थीटा 30 डिग्रीज रहे जब, थीटा 60 डिग्रीज रहे जब, थीटा 45 डिग्रीज रहे जब, या थीटा 37 डिग्रीज या 53 क्वेश्चन में देता। थीटा ये जब रहता, जब क्या रहता एक्सेलरेशन पूछता हूँ दोनों ब्लॉक्स का। समझ में आई बात? क्या बोले? कई को करते भाई, उन्हें क्वेश्चन में दे दिया cos थीटा ये है, cos थीटा फिक्स कर दिया उन्हें, वो टाइम पे पूछ रहा। समझ गए? तो वो कांस्टेंट ही होता cos थीटा। तो क्या आता बोलो? AM1 cos थीटा इक्वल्स टू AM2। नो इन क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में थीटा गिवन समझो, गिवन थीटा इज 37 डिग्रीज। तो cos थीटा क्या लेते? क्या लेते भाई? हाँ 4/5। cos थीटा क्या होता है? cos 37 4/5। देखो ऐसा रहता ट्रायंगल, समझे? ऐसा लंबा नहीं रहता, छोटा रहता ऐसा। समझ गए? तो एडजेसेंट साइड बड़ा रहता, हाइपोटेन्यूज तो 5 रहता। तो sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5। समझ में आई बात? अच्छा, और क्या लिखते हैं इसमें? एक M2 के लिए अगर इक्वेशन लिखे तो एक्सेलरेशन इसका नीचे रहता AM2 और इसका क्या रहता? AM1। समझ में आई बात? इसका AM2 है और इसका AM1 है। बोलो भाई M2 का इक्वेशन बोलो मेरे को। M2 जी, हाँ फॉर M2, हाँ बोलो भाई M2 जी माइनस T इक्वल टू M2 AM2। ठीक है? फॉर M1 बोलो, M1 पे जी तो कुछ भी नहीं है, T के दो कंपोनेंट्स रहते, एक T cos थीटा और एक T sin थीटा। समझ में आया? ये T cos थीटा है और ये क्या है? T sin थीटा है ये। अब ये जो मूव हो रहा, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा ना, तो क्या लेना मैं? T sin थीटा लूं या T cos थीटा लूं? T cos थीटा लेता हूं, क्योंकि T sin थीटा mg और नॉर्मल रिएक्शन तीनों बैलेंस हो जाते हैं। कभी नहीं हो सकते, हवा में भी उड़ सकता है इन्हें। अगर बहुत ही हेवी लगा दिए M2, वो भी चेक करना पड़ता, मगर जाने दो, अब उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ। समझ जाओगे इन्हें दे दिया कि जमीन पे ही बोल के, तो आई नीड नॉट वरी अबाउट T sin थीटा। वो समहाउ नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट कर लेता। तो बोलो T cos थीटा इक्वल टू, बोलो भाई जल्दी, T cos थीटा इक्वल्स टू
m1 इंटू ए m1। अग्रीड? अब अपने को क्या फाइंड करना है? am2 फाइंड करना है। समझो, सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे क्या आता है भाई, बोलो। am1 इक्वल टू, अच्छा इससे पहले कर लेंगे अपन, बोलो भाई। am1 इंटू कॉस थीटा 4/5 इक्वल्स टू am2। तो am2 में सब्स्टिट्यूट कर ले सकता हूँ 4/5 am1 बोल के, बराबर? ठीक है, तो इक्वेशंस फिर से लिखो दोनों। m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू 4/5 am1। समझ गए? दूसरा वाला बोलो, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू m1 am1। अब हो गया कैसा? ऊपर से टी ले लो, नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाता। ऊपर से टी कितना आता? m2 इंटू 4/5 इंटू am1। नहीं नहीं नहीं, आ गया। टी उधर चले गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब यह सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आता बोलो? हाँ बोलो भाई। m2g माइनस 4/5 m2 am1 इंटू cos थीटा इक्वल्स टू m1 a m1। एक्चुअली क्या है मालूम, अगर मासेस दे दिया तो आसान हो जाता था, खैर चलो चलता। ठीक है, ये सॉल्व करे तो आ जाता अभी। तो क्या था बोलो? m2g cos थीटा बाय cos थीटा क्या है भाई? अब दे दो भाई, कुछ मास दे दो। m2 इज इक्वल टू 5 kg। m2 कहाँ है? हाँ, m2 इज इक्वल टू 5 kg। लेट m1 इक्वल्स टू, बोलो भाई, 3 kg। तो करेंगे, बोलो m2 क्या आता? 5g माइनस 4/5 नको, जी 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 में देंगे आंसर। हाँ, m2 क्या है? am1 को ये लिख लो, बार बार गई को, इंटू 4/5 इक्वल्स टू 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाता। बोलो भाई लास्ट। 4/5 इंटू 5g क्या आता? 4g माइनस ये 5 चले गया, 4²/5 इंटू ए इक्वल्स टू 3a। 4g इक्वल्स टू 3 प्लस 4²/5 इंटू ए, तो ए आ गया। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4g बाय 16 प्लस 15। हाँ, 16 प्लस 15 31 बराबर। तो आ गया आंसर, ए इक्वल्स टू 20g बाय 31 मीटर पर सेकेंड। ये किसका एक्सेलरेशन है? m1 का। m1 का एक्सेलरेशन है, तो m2 का भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर ए m2 इक्वल्स टू क्या है जी?
AM2 इक्वल टू क्या था? 4/5 AM1 इक्वल टू क्या था? 20G/31 इंटू 4/5 16G आता, 16G/31 बराबर। Therefore AM2 equals to 16G/31 meter per second. क्लियर? इतना बड़ा तो नहीं आता एग्जाम में। क्या पूछ सकता मालूम? एक की वेलोसिटी देख के दूसरी की वेलोसिटी पूछ सकता, वो तो डायरेक्टली कर ले सकते ना। खाली एक ही करना, x² + y² इज इक्वल टू r² करना, कांस्टेंट क्या है देख लेना, डेरिवेटिव करना, रिलेशन रेशियो मालूम कर लेना, ठीक है। या एक का एक्सेलरेशन देके दूसरे का पूछता, एक का वेलोसिटी देख के दूसरे का पूछता वेलोसिटी, या एक का डिस्प्लेसमेंट देके दूसरे का पूछता, ठीक है। अगर एमपीसी से है तो ये ऐसे ही जाते प्रॉब्लम, समझ गए? अगर आप मेंस लिख रहे हो तो ऐसे ही रहते, पूरे प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहते। खैर नीट वालों को तो नहीं आते ऐसे, कई बार तो 1 मिनट में करना है, ठीक है। तो एनीवे कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कल वो करेंगे वेरिएबल मास वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हो जाता, ठीक है। वो वर्क पावर एनर्जी में आता, परसों करेंगे। वर्क पावर एनर्जी में आता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कम्स अंडर वर्क पावर एनर्जी। समझ गए? समझ गए? वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। अभी एंड कर रहा हूँ लेक्चर, कल कंटिन्यू करेंगे।